या कुछ भी आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, बेसिकली अष्टांग योग जिसको हमने बात की थी, तो उसका प्रैक्टिकली या फिर थेरेपेटिक क्या यूज़ है, कैसे वो आपके सराउंडिंग को इम्पैक्ट डालते हैं और कैसे वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, डिजीज कंडीशन में कैसे हेल्पफुल हैं, और अगर रेगुलरली वो जो पाथ बताया हुआ है या फिर एक तरीके से जो अष्टांग बताए हुए हैं, अगर उनको फॉलो करते हैं तो कैसे आप डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था पतंजलि वंदना, ठीक है, बिकॉज एक तरीके से आप बात करें तो जो फादर ऑफ योगा हैं वो आपके आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अष्टांग योग की बात की थी। अष्टांग योग में आपके 8 लिम्स हैं या फिर 8 डिफरेंट सेक्शंस हैं जो डिफरेंट तरीके से जो भी इंडिविजुअल है उसको हेल्प आउट करते हैं एक बेटर लाइफ जीने के लिए, अपने खुद की इवोल्यूशन के लिए, या फिर एक तरीके से जो हमारा लास्ट मोटिव है धर्म अर्थ काम मोक्ष में, जो हमारा मोक्ष वाला कॉन्सेप्ट है उसको अटेन करने के लिए, ठीक है, टू स्टे हेल्दी एंड टू ट्रांसेंड फ्रॉम जो फिजिकल जो रेलम या फिर एक फिजिकल वर्ल्ड जो होता है उससे ऊपर उठने के लिए हमारे पास में योग बताया गया है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब चरक संहिता की बात करते हैं तो उन्होंने शारीर स्थान में योग के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि योग क्या है, कैसे वो हेल्प करता है, मोक्ष की प्राप्ति में वो साधन स्वरूप में यूज होता है, ठीक है। और कैसे आपको पता चलेगा कि जो आप योग का जो पाथ आपने चूज़ किया है आप उसमें एक तरीके से इवोल्व हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल, आपको बेनिफिट दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है, या उसके कौन से सेक्शंस पे आपको फोकस करना है, ये आप अभी प्रीवियस जो क्लास आप उसमें पढ़ के आए हैं। अष्टांग योग के बारे में मैंने बताया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस तरीके से आपके 8 लिम्स हैं, जिसमें आपके यम और नियम जो हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फॉर द इंडिविजुअल एंड फॉर द सोसाइटी, आपके जो सोशल एक तरीके से सर्कल के लिए जो आप एथिक्स प्रिपेयर करते हैं। आसन आप लोगों को पता है, ठीक है, जो भी आपका फिजिकल मूवमेंट्स जो होती हैं उनके साथ में मेंटल ऑल्सो उसमें क्योंकि डेफिनेशन में बताया स्थिरम सुखम आसनम, ठीक है, यानी कि जिसमें आपका मन और शरीर दोनों ही स्थिर रहते हैं, वो वाली कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्राणायाम है, प्राणायाम में सती ही श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद ऐसा कहा गया है। देन प्रत्याहार, देन धारणा एंड ध्यान एंड समाधि, ठीक है। उसके बाद में हमने एक इमेज से देखा था कि कैसे आप इसको मतलब जो हमारा अष्टांग है उसको कैसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको स्टैंड अप करने के लिए या एक तरीके से सपोर्ट देने के लिए आपके पास यम नियम है, आपके पास में प्रत्याहार है, आपके पास धारणा है, ठीक है, तो इस तरीके से और जो उसकी ब्रांचेस अलग बताई गई हैं और जो लीव्स बताई गई हैं वो आपके आसन और प्राणायाम है, और इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग और फ्रूटनिंग, ठीक है, यानी कि जो आपको एंड प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपका ध्यान और समाधि है, ठीक है। इस तरीके से आपके इनके बारे में बताया गया है। सिंगल सिंगल हम जैसे यम के बारे में हम बात करें तो यम के आगे फर्दर 5 डिवीजन्स हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आते हैं। सिमिलरली आपके पास नियम है, नियम में आपके पास शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आते हैं। नियम आपके सेल्फ के लिए जो डिसिप्लिन हैं, और यम में आपको जो आपको सोशली एक तरीके से हारमोनियस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं वो आपके आते हैं यम में, ठीक है। उसके बाद आता है आपके आसन, आसन आपको पता है, ठीक है, बेसिकली सॉरी इसमें फॉन्ट का थोड़ा सा इशू है, तो इसमें बेसिकली आसन के लिए कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम। उसके बेनिफिट में कहा गया है शरीर अंग लाघवम, यानी बॉडी में लाइटनेस आती है, और आरोग्यता यानी आप हेल्दी रहते हैं, ठीक है। उसके प्राणायाम की बात करें तो जैसे सती ही श्वास प्रश्वास, यानी कि आपका जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है जैसे आप उसको स्विच करते हैं, आप उसको चेंज करते हैं, दैट कम्स अंडर प्राणायाम, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके 4 फर्दर डिवीजन्स हैं, जिसमें आपके आपका पूरक, कुंभक, रेचक और बाह्य आभ्यंतर विक्षेपी ऐसा करके डिस्क्रिप्शन आता है आपका पतंजलि में। नेक्स्ट प्रत्याहार आता है। इससे पहले जितने भी लिम्स थे यानी यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ठीक है, उनसे आप एक्सटर्नली प्रोसेसिंग कर रहे थे। उसके बाद प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार में जैसे एग्जांपल में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जैसे जो टर्टल होता है वो अपने लिम्स को संकुचित करके इंटरनलाइज कर लेता है, वैसे सिमिलरली प्रत्याहार में जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं उनको आप अंदर की तरफ संकुचित कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका प्रत्याहार आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी धारणा, ध्यान और समाधि की। धारणा के लिए कहा गया था कि
एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करना, ठीक है। देह चित्तश बंधश यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने मन को चित्त को बांधना या फिर एक चीज को फोकस करना, आपका धारणा आता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान आता है। ध्यान में उसी चीज को आप जब एलेबोरेट कर देते हैं धारणा को, धारणा में यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन समथिंग, ठीक है। ध्यान में वही चीज आपका सेल्फ होने लग जाती है, ठीक है। लेकिन स्टिल ध्यान में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है और जो इंडिविजुअल है वो धीरे धीरे एक दूसरे में डिसॉल्व होने स्टार्ट होते हैं, लेकिन अभी भी सेपरेशन वहां पे होता है, ठीक है। और जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप कर रहे हैं पॉइंट ऑफ मेडिटेशन जो भी आपका है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान होता है। नेक्स्ट आपका समाधि आता है, ठीक है। एंड स्टेज कहा गया है सम प्लस आधि, यानी जिसमें आप समता के स्टेज में आ जाता है, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हर एक को विद देयर क्लासिकल रेफरेंस, ठीक है। उनकी डेफिनेशन क्या है, अभी आपको सिर्फ ओवरलुक देने के लिए है कि या फिर प्राणायाम, आसन जो भी आप पढ़ेंगे वो क्यों आपके लिए बेनिफिशियल है, या पेशेंट्स को जब भी आप देखते हैं तो पेशेंट्स में आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के बारे में जानना, क्या प्रैक्टिकल यूटिलिटी है जब भी आप क्लिनिकली पेशेंट्स को देखते हैं कि और किन को हमें क्या कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। या आपसे अगर कोई पूछे कि जैसे आप लोगों ने बोला कि ध्यान करना चाहिए आपको या फिर आपको प्राणायाम करना चाहिए, तो कम से कम आपको पता हो कि एग्जैक्टली उस पर्सन पे वो कैसे काम करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की थी मॉडर्न एस्पेक्ट की, हमने बात की थी कि आप किस तरीके से उनको रिलेट कर सकते हैं, लाइक यम, जैसे मैंने कहा ना कि वो आपको सोशल लाइफ के लिए है। तो सोशल हेल्थ, यहाँ पे जो डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं, वही जो डायमेंशंस हैं उन्हीं के साथ में इनका रिलेशन दिखाया गया है। जैसे यम है तो दैट रिलेट्स विद योर सोशल हेल्थ, नियम एंड प्रत्याहार कम्स विद मेंटल हेल्थ, आसन प्राणायाम कम्स विद फिजिकल हेल्थ, एंड धारणा ध्यान समाधि जो है वो आपका जो स्पिरिचुअल हेल्थ डायमेंशंस थी, ठीक है, उनके साथ में रिलेटेड है या उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि किस तरीके से आपको पता चलता या बेसिकली कैसे हम काम करते हैं अष्टांग योग के साथ हेल्थ पे या फिर डिजीजेस पे। तो इनके लिए कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि डिजीजेस अराइज कैसे होती हैं, व्हाट एग्जैक्टली द जनरल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, या फिर आपके जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो भी इसी तरीके से जनरेट होते हैं। तो इट्स जस्ट एन इंडिकेशन, हम इंडिविजुअल डिजीज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक जर्नल पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रेस इज, ठीक है। तो स्ट्रेस में आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, एक यू स्ट्रेस होता है, एक डिस्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस इज बेसिकली बेनिफिशियल फॉर यू, अलर्टनेस कॉज करता है। जैसे स्मॉलेस्ट एग्जांपल देखें कि सपोज कल टेस्ट है, तो आपके दिमाग में है कि कल टेस्ट, यू आर लिटिल बिट स्ट्रेस्ड। उसकी वजह से क्या है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। एक होता है डिस्ट्रेस जो कॉन्टिन्यूसली बना रहता है और उससे धीरे धीरे आपका जो ओवरऑल जो फिजियोलॉजी है या फिर एक तरीके से जो इन जनरल आपका बॉडी में जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो रिटेन रहते हैं और वो हार्मफुल होता है, वो डिस्ट्रेस में आता है। जो भी फैक्टर्स ऐसा कॉज करते हैं, दैट में बी फिजिकल फैक्टर्स, दैट में बी साइकोलॉजिकल फैक्टर या मेंटल फैक्टर या फिर सोशल फैक्टर्स, जो भी हैं वो सारे को हम एक सिंगल वर्ड में स्ट्रेसर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने ये सीक्वेंस पढ़ा था कि जब भी कोई स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर होता है तो आपकी बॉडी में जब डिस्ट्रेस का सिग्नल ब्रेन को जाता है तो उसमें लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो आपका एक्टिव होता है, वो आपका फर्दर सिग्नल ट्रांसमिट करता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस आप लोगों को पता है, आप पढ़ के आए कि कमांड सेंटर होता है, सबको कमांड देता है किसको क्या काम करना है। देन दैट कम्युनिकेट्स टू द होल बॉडी थ्रू ANS टू प्रोवाइड एनर्जी to the for fight flight mode, because whenever we goes in a stress, that may be any kind of stress, in that condition what happens, our body releases some kind of chemicals or glucose or some it increases heart rate, blood pressure, so that we can get but specific amount of energy to work on that particular thing, ठीक है। उस चीज को हैंडल करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है कि ये स्ट्रेस में है, तो उस कंडीशन में वो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम, वो एक्टिव हो जाता है। आप लोगों को पता है सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक्सेलरेटर के जैसे काम करता है, ठीक है। यानी हर चीज़ को इंक्रीज कर देगा ताकि फटाफट से बॉडी रिस्पॉन्ड करे बाय सेंडिंग सिग्नल्स टू द ANS टू द एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो उससे क्या होगा कि देयर इज अ पंपिंग ऑफ ब्लड या पंपिंग ऑफ एफिनेफ्रिन इन योर ब्लड, जिसकी वजह से आप लोगों को पता है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। देयर इज अ पुशिंग ऑफ मोर ब्लड टू द मसल्स एंड द वाइटल ऑर्गन्स। बेटा स्क्रीन मूव नहीं हो रही है क्या?
on, let me check. ओके, कोई बात नहीं है, आप लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं, तो जैसे ही मूव होगी देन यू विल सी इट। ठीक है, तो जैसे ही एपिनेफ्रिन मूव करता है ब्लड में आपका इंक्रीज हार्ट रेट होता है, फिर उसके बाद लेटर ऑन आपके जो मसल्स एंड ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजनेशन होता है, एल्वोलाइज वाइंड अप मतलब वाइड ओपन हो जाते हैं। If brain continues to perceive the specific signal of something dangerous is in your surrounding, then hypothalamus releases corticotropin releasing hormone. ठीक है, ये आप फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हैं इन द मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस। ठीक है जी, उसके बाद में जो ये CRH आपका रिलीज हुआ था, दैट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ACTH। ACTH आपको पता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, दैट ट्रैवल्स टू द एड्रीनल ग्लैंड्स एंड दैट रिलीजेस कॉर्टिसोल। जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो बॉडी स्टेज रेव्ड अप एंड ऑन हाई अलर्ट, एंड आफ्टर द होल सिस्टम या द होल मैकेनिज्म stress passes away, then cortisol level fall, parasympathetic nervous system dampens the stress response। you know कि parasympathetic system जो होता है वो जो भी प्रेशर होता है उसको रिलीज कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जैसे ही जाता है तो उसके बाद में स्ट्रेस रिस्पॉन्स रिलीज हो गया, इसका मतलब बॉडी वापस से नॉर्मल में आ गई है। लेकिन नॉर्मली अगर ऐसा होता है तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस प्रेजेंट रहता है, जो जैसे प्रेजेंट लाइफ का जो सिनेरियो है, ठीक है, जिसमें हमें पता है कि आप किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उनको अगर आप पूछो कि कोई स्पेसिफिक टाइप को स्ट्रेस रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो वो नॉर्मली हिस्ट्री देते हैं, हाँ प्रॉब्लम तो रहती है, स्ट्रेस तो बना हुआ रहता ही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रॉनिक लेवल ऑफ स्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली मेंटेन रहता है। स्ट्रेस लेवल अगर मेंटेन रहता है तो उस कंडीशन में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक आपका डिप्रेशन है, एंजाइटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डिजीजेस अराइज हुई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल से फिर वो सोमेटिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब क्रॉनिक लेवल ऑफ स्ट्रेस बना रहता है तो उससे HPA एक्सेस जो अभी हमारी एक्सेस एक्टिव थी वो कॉन्टिन्यूस एक्टिवेट बनी रहती है। ठीक है, एंड देयर इज अ ह्यूज इफेक्ट ऑन पर्टिकुलर पर्सन्स हेल्थ। उससे क्या होता है, पर्सिस्टेंट एपिनेफ्रिन सर्ज रहेगी, उससे क्या होगा, आपकी ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर इंक्रीज हुआ था वो वेसल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज रहती है तो उससे क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली जो हार्ट है वो पंपिंग करता रहता है, तो उसकी वजह से उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो इसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो जाती हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है, हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद में क्या है कि आपका अगर एलिवेटेड कॉर्टिसोल लेवल रहता है तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैपन्स दैट रिप्लेस द बॉडीज एनर्जी स्टोर दैट डिप्लीट ड्यूरिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी पे एक सिग्नलिंग होती है कि आपको और ज़्यादा फूड की नीड है बेसिकली, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, प्रोटियोलाइसिस होगा, क्योंकि आपने क्या किया था, जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स आया तो जितना भी हमारे पास स्टोर डिपो की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी थी वो आपने एक्सटर्नल जो सप्लाई है वहाँ पे आपने रिलीज कर दी। Cortisol increases appetite, so eat more and increase storage of nutrients in form of fat। ठीक है, जब आपका डिपॉजिट स्टार्ट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ओबेसिटी है, डायबिटीज मेलाइटिस है। जैसे डायबिटीज मेलाइटिस में हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि जो हमारी बॉडी फॉल्स सिग्नलिंग करती है तो उससे हमारी जो पैनक्रियाज है वो हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक फॉल्स हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जिससे हमें ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमें और ज़्यादा जो भी हमारी स्वीट्स हैं उसको इनटेक करने की ज़रूरत है। तो उससे धीरे धीरे वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो लेटर ऑन क्या होता है कि इन अगेंस्ट जो आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू आपका जो पैनक्रियाज है उस पर स्ट्रेस पड़ता है, इसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो अब क्या है कि जब ये सारा का सारा आपका डिजीज कॉजेटिव जो मैकेनिज्म है, जिस पैथोफिजियोलॉजी से डिजीज आपकी हुई है, तो अब यहाँ पे हमारा अष्टांग योग कैसे काम करता है कि आप लोगों को जब भी आप योग के बारे में उनको ये चीज़ें करनी चाहिए या इस तरीके से रहना चाहिए, आपको मोरली ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, डाइटरी फॉलो करनी चाहिए, तो उसमें कैसे वो इफेक्ट डालता है जो भी अष्टांग योग, इन द सेंस कि इसमें सारे हमने लिम्स ले लिए हैं, बाकी सेपरेटली अगर आप किसी भी लिम्स को फॉलो कराते हैं तो वो एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं।
तो सबसे पहले हमने यम पढ़ा था, ठीक है। यम में हमने प्रिंसिपल्स देखे थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। बेसिकली वो काम क्या करते हैं आपके, जैसे अहिंसा आप लोगों को पता है कि आपने अष्टांग हृदय में भी पढ़ा है, 3 प्रकार की हिंसा जो होती है, ठीक है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो वो आपका हिंसा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी नॉन वायलेंट जो टेम्परामेंट होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक जो हिंसा है, जब आप उनको छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है। अभी हमने डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसर्स देखे कि जो भी स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर्स हैं, बेसिकली आप उन सबको रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो अहिंसा से क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस कामनेस, फ्रीडम फ्रॉम द फियर, एंगर एंड जेंटलनेस ऑफ द माइंड। सत्य अगर आप करते हैं, ट्रूथफुलनेस टू द सेल्फ, यानी आप क्या हैं, क्या आपके थॉट्स हैं, किस तरीके से आप सोच रहे हैं, जब इन चीज़ों को फॉलो करते हैं टूवर्ड सेल्फ एंड द सोसाइटी, तो उस कंडीशन में आपके पास सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। इंटरनल पीस होती है, रिडक्शन ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। जो द्वंद्व की स्थिति बताई गई है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। देन लेटर ऑन इट कम्स अंडर अस्तेय। अस्तेय जो वर्ड है, दैट इज कंसीडर्ड फॉर नॉन स्टीलिंग, या फिर एक तरीके से जो दूसरों का जो चीज़ें होती हैं उनको आप कलेक्ट करने के लिए जो एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है, जब आप उसको छोड़ देते हैं तो आप उसको वो जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अस्तेय कहा जाता है। आपकी जो फिजिकल नीड्स होती हैं, ठीक है, वो सारी की, जैसे आपके धारणीय वेग जो हमने पढ़े थे, ठीक है, अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ ग्रीड, एक्सेसिव नीड ऑफ वेल्थ एंड क्रेविंग। उसके बाद नेक्स्ट आपका ब्रह्मचर्य आता है, कैलिबेसी है या रिस्ट्रेनमेंट है। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्चा की फॉर्म में भी आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज इंटरनल या फिर जो वाइटल एनर्जी जो होती है, शुद्धतम स्वरूप में जो हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है वो आपके पास में स्टोर फॉर्म में रहती है, जिससे आप वो जो एनर्जी है वो आपका जो बाकी के जो काम है उनमें यूज हो जाती है, या जो बाकी की जो प्रोडक्टिव एक तरीके से कैपेसिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा ना करना, ठीक है। तो वो कंडीशन में क्या होता है कि जैसे इट्स अ काइंड ऑफ टेंडेंसी जिसमें आपका लाइक एक्सेसिव फूड इनटेक है, तो उससे क्या होगा, संदर्पणजन्य व्याधियां हो जाती है, ठीक है। दैट इज अ काइंड ऑफ परिग्रह, ठीक है। या फिर आपके जो भी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, जब आप उनको एक्सेसिव अमाउंट में इकट्ठे रखते हो तो देयर इज अ डिसबैलेंस इन द सोसाइटी। तो जब अपरिग्रह की स्थिति आती है तो उस कंडीशन में क्या है कि देयर इज अ, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो परिग्रह यानी चीजों को इकट्ठा करने वाला, या जब आपने चरक पड़ी होगी तो वहां पे डिजीज की अकरेंस का एक सीक्वेंस बताया हुआ है निदान स्थान में, कि कैसे जो व्याधियां हैं उनकी उत्पत्ति हुई। तो उसमें क्या होता है कि हम एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड है, जो घृतादि या फिर जो बाकी के जितने भी आपके डिजीज कॉजेटिव फैक्टर हैं वो सारे के सारे आपके एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपरिग्रह की वजह से नेगेटिव थॉट्स हैं, आपके यूजलेस मटेरियल्स हैं, ठीक है। या फिर अगर बॉडी की बात करें तो जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड है, या और जितने भी फूड आर्टिकल या जो आम दोष है वो इकट्ठा हो जाता है तो फाइनली डिजीज कॉज करता है। तो अगर अपरिग्रह हम रखते हैं तो डिजीजेज नहीं होंगी। तो इस तरीके से क्या होगा, यम से हार्मनी एंड पीस विद द सराउंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो ये आपका यम का काम है। उसके बाद यम के बाद आता है नियम, ठीक है। यम में आपने देखा था अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नियम। नियम में आप लोगों ने देखा कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। और यहाँ पे यम में था आपका हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। ये आपने सेल्फ के लिए बना दिया। उसके बाद में आपने यहाँ पे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यहाँ पे आप इंटरनल पे काम कर रहे हैं। शौच यानी क्लीनलीनेस, आपका शौच मानसिक शौच और आपका जो फिजिकल है वो, इससे क्या होता है कि आपका जो शरीर और मन है वो शुद्ध हो जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद में आपका संतोष आता है। संतोष में कंटेनमेंट है कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं, दैट में भी फिजिकल या दैट में मटीरियलिस्टिक, या फिर जो बाकी की दूसरों की चीज़ों के साथ में भी आप संतोष रखते हैं, तो वो वाली कंडीशन में आपके डिजायर्स रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। जो मोह वाला कॉन्सेप्ट था, लोभ और मोह का, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और माइंड में बैलेंस जनरेट होता है। उसके बाद में आपका है तप। तप ऑस्टेरिटी को कहते हैं, या जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आप सेल्फ के लिए बनाते हैं वो, इसकी वजह से आपका एक हार्डशिप है, डाइवर्सिटी है, या एक तरीके से जो आपका सेल्फ कंट्रोल है वो अराइज होता है। उसके बाद स्वाध्याय है। स्वाध्याय के लिए कहा गया है कि स्वयं का अध्ययन करना, या फिर स्वयं में भी आत्म तत्व का अध्ययन करना, या जो ज्ञान है उसका, उसके बारे में जानना आपका स्वाध्याय में आता है।
सेल्फ रियलाइजेशन है, अपने जो लेकुनाज हैं वो आपको पता चलते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्टली आता है ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। ईश्वर प्रणिधान में बेसिकली इट इज़ डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड, कि जो भी आपके पास है वो दैट इज़ डिवोटेड टू द गॉड। तो उससे क्या होता है कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ पीस इन योर माइंड। अब जब इनको आप फॉलो करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर टू अवॉइड जितने भी आपके स्ट्रेसर्स हैं उनको, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज हैं, डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से आपको डिजीजेज नहीं होती हैं, एंड यू आर एट हार्मनी एंड पीस विद द सेल्फ एंड विद द सोसाइटी। तो इस तरीके से आपका यम और नियम काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आसन, ठीक है। आसन जितने भी कहे गए हैं, स्थिरम सुखम आसनम कहा गया है, यानी जिस चीज में देयर इज अ स्टेडीनेस इन योर ब्रेन या इन योर माइंड एंड बॉडी, ठीक है, अलॉन्ग विद द सोल, उसको आप आसन कह सकते हैं। आसन के लिए जो वर्ड है उसके लिए पोस्चर्स भी कहा गया है। पोस्चर में जैसे आपकी बॉडी के डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं उतने ही आपके मतलब वैसे ही आपके आसन कहे गए हैं। आसन कितने होते हैं, क्या करना है, कैसे करने हैं, वो हम नेक्स्ट में डिटेल में देखेंगे। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप आसन करते हैं, कि अंग लाघवम कहा गया है जो हमारे क्लासिकल रेफरेंसेस हैं उनमें, आरोग्यता कहा गया है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बेसिकली दृढ़ीकरण जो है वो आपका आसन से आता है। तो उससे क्या होगा, फर्मनेस, स्टेडीनेस ऑफ द माइंड एंड बॉडी है, क्योंकि उसमें जब भी हम किसी आसन को परफॉर्म करते हैं तो अगर वो सिद्ध हुआ है नहीं हुआ है उसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी अगर एट ईज है इन दैट पर्टिकुलर पोजिशन, इसका मतलब वो आपके लिए काम कर रहा है। अगर एट ईज नहीं है तो उस कंडीशन में वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उससे और क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी जनरेट हो जाती है, इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म, अग्नि वृद्धि जो है दैट अग्नि इज रिलेटेड विद द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ सिस्टम ऑफ द बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली, क्योंकि जितनी भी मूवमेंट्स होती है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो मूव करते होते हैं, टिल्ट करते हैं, मसाजिंग होती है, तो उससे सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। या वो एक तरीके से हम वो जो भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं उनको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, ऑक्सीजनेशन होता है उनका, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, और इसकी वजह से अलर्टनेस ऑफ ब्रेन भी रहता है। तो ये आपके आसन से होता है। इनसे होगा क्या कि आसन कैसे काम करेंगे, तो दोनों के मतलब बेसिकली जो आसन है उनका क्यूरेटिव इफेक्ट भी होता है, अगर डिजीज अराइज हो गई है उसमें आप आसन कराते हैं, और साथ में प्रिवेंटिव इफेक्ट भी होता है, ठीक है। इसके अलावा अलर्टनेस होती है ब्रेन में, तो अगर ब्रेन अलर्ट रहेगा तो कुछ भी डिसीजन कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि अगर डिजीज्ड पर्सन है तो उसमें वो प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पाता उसके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, ठीक है। या फिर जो हेल्दी में भी मतलब अगर ऐसी कोई कंडीशन है, दोषों का इम्बेलेंस है, तो वो आप ठीक कर सकते हैं। हेल्दी एंड डिजीज फ्री लाइफ दैट कम्स बिकॉज ऑफ आसनाज, ठीक है। आसन में भी बहुत सारे आसन हैं, आपके आपके ध्यानात्मक आसन है, इसके अलावा आपके संवर्धनात्मक आसन है, इनको हम नेक्स्ट देखेंगे। आसन के बाद आता है आपका प्राणायाम। प्राणायाम के एक जर्नल मैकेनिज्म की बात करें तो जैसे मैंने चार टाइप से बताया था कि पूरक, कुंभक, रेचक और बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी। तो जब हम पूरक की बात करते हैं तो देयर इज अ डीप इनहेलेशन, ठीक है। ब्रीदिंग आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि ब्रीदिंग, अब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है वो आपके डीप ब्रीदिंग में आती है। तो पहले आप कंप्लीट पूरक करते हैं, उसके बाद कुंभक करते हैं। तो जैसे ही आपने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनटेक की, उसके बाद जब आपने कुंभक किया तो वो जो स्लाइड पॉज होता है उसमें एक थोड़ी अमाउंट में CO2 इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे ही इन्वायरमेंट में मतलब इंटरनली आपको जब CO2 इंक्रीज होती है तो वहाँ पे जो वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। वेसल्स इन द सेंस जितनी भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद डीप एक्सहेलेशन है, ठीक है, यानी आपका रेचक है। रेचक करने के बाद क्या होता है कि जो आपने एक्सेसिव इनटेक किया था, थोड़ी देर के लिए रिटेन किया, जो CO2 इंक्रीज हुई जिसने हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट किया था, वो बॉडी से कंप्लीटली बाहर निकल जाती है। जब फोर्सफुली आप इवैक्यूएट करते हैं तो उस कंडीशन में एक तो आपके जो लंग्स की जो डेड वॉल्यूम है जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, थोड़ा सा अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी याद करेंगे तो वो क्या होता है कि वो जो डेड स्पेस में जो एयर प्रेजेंट थी वो भी आपकी यूज हो जाती है, वो भी आप पूरा एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे जो एयर का फ्लो है वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद में जब दोबारा से आपने बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी या बाह्य कुंभक जब किया आपने एक्सलेशन के बाद में, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक एक तरीके से वैक्यूम या फिर एक
एफिशिएंसी क्रिएट होती है एयर की, तो उसके बाद में जब फिर से दोबारा आप पूर्णतः पूरक करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन या एक्स्ट्रा जो एयर है वो आप इनटेक करते हैं, ठीक है। दूसरा, क्योंकि हमने ये सीक्वेंस में किया है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स थी जो डायलेटेड फॉर्म में थी, वो जो दोबारा से जब ब्लड सप्लाई होती है तो वहाँ पर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो उसका एक्स्ट्रा इनटेक करती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल सप्लाई प्रॉपर होती है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होती है, और दूसरा जब ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो देयर इज अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन अकर्स इन पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। जैसे आप सांस रोक के फिर उसके बाद में जब छोड़ते हैं तो एक ईज की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। एक और इसका बेनिफिट है जब प्राणायाम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कहा गया है चले वातम चले चित्तम, यानी कि जैसे जैसे एयर की मूवमेंट होती है वैसे वैसे आपकी मन की मूवमेंट होती है। तो जब आप कुंभक कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आपका, बिकॉज यू आर डूइंग कुंभक, तो उसकी वजह से आपके जो थॉट्स की जो सीक्वेंस था वो भी आपका ब्रेक हो जाता है, तो इसकी वजह से मानसिक शांति मिलती है, ठीक है। जो विचार हैं वो शांत होते हैं, जो चित्तवृत्ति निरोध की जो हमने बात की थी वो यहाँ से अटेन होना शुरू हो जाती है। इसका क्या होगा, इससे एक तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेस हैं वो क्यूरेटिव फॉर्म में भी हेल्प करता है और आपका प्रिवेंटिव में भी या रिस्टोरेशन में बेसिकली हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके रिलीज हो जाते हैं, कामनेस होती है माइंड में, तो इस तरीके से आपका प्राणायाम काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, ठीक है। मिनट, हाँ, ठीक है। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में बेसिकली सेल्फ कंट्रोल या फिर जो एक तरीके से आपका डिवॉइड ऑफ सेंसेस जो हैं, हमने बात की थी, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, तो उस कंडीशन में काम करता है। इससे क्या होता है कि जितना भी हमारी डिज़ायर्स हैं उन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इससे क्वाइटनेस ऑफ सेंसेस आ जाती हैं एंड दैट लीड्स टूवर्ड द स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं कि क्योंकि आपने क्या किया, धारणीय वेग को धारण किया, तो उससे होने वाले जितने प्रॉब्लम्स थी, जितने डिसऑर्डर्स थे, वो आपके रिस्ट्रेन हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रत्याहार काम करता है। प्रत्याहार से क्या है, साइकोलॉजिकली काम एंड कूल माइंड विद नो डिजायर्स, ठीक है। यानी कि जो धारणीय वेग है उनका धारण हमने कर लिया है, तो हमारे पास में ऐसे कोई स्पेसिफिक डिजायर्स नहीं है, डिजायर नहीं है, यानी कि आपका या उनके जो नहीं है, इसका मतलब कोई भी जो कर्म हम करना होगा तो वो वाला कर्म हम शुद्धतम स्वरूप में करेंगे, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे स्ट्रेसर्स हैं वो हमने यहाँ पे अवॉइड कर दिए हैं, हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बूस्ट अप हो रही है, ठीक है। तो ये आपका प्रत्याहार में काम आता है, या प्रत्याहार का काम है डिजीजेस को लेके, यानी स्पेसिफिकली जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनमें हेल्प आउट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारणा, ध्यान और समाधि। ये हमने देखा था, इसको संयम त्रय भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका क्या है, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलमेंट, इनको एक सिंगल वर्ड में हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था धारणा किसी स्पेसिफिक टाइम पे फोकस करना, ध्यान उसी चीज़ को आप एनहेंस कर रहे हो, और समाधि जो उसकी जो एक तरीके से जो एंड स्टेज है या फिर जो मोस्ट अपर मोस्ट स्टेज है उसको आप समाधि कहते हैं। इनसे क्या होता है कि जब डिफरेंट लेवल ऑफ मेडिटेशन, कंसंट्रेशन जब भी हम आप करते हैं तो उस कंडीशन में एक तो हम जो बात है उसको मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि जो आपके विचार जो या जो मन जो है उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे डिजीजेस के कॉजेशन में ये एक हेल्पफुल फैक्टर होता है, इसलिए आपको कर रहे होते हैं, स्ट्रेस को रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में ये डिजीजेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। दूसरा, हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म की, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा एक इवोल्यूशन है, जैसे मैंने पहले भी बात की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है, मोक्ष की प्राप्ति के साधन स्वरूप हम योग को यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसी तरीके से फर्दर काम करते हैं धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। जब हेल्दी पर्सन है, हेल्दी माइंड है, तो कोई स्पेसिफिक फैक्टर्स ऐसे नहीं है जो उनको डिस्टर्ब कर सके। कंटेंटेड होते हैं, जब कंप्लीट कंटेनमेंट होती है, तो जितने भी अधारणीय वेग है या धारणीय वेग है, ठीक है, वो सारे के सारे से आप रिलीज हो जाते हो, ठीक है। और जो भी बाउंडेशंस होती है उनसे रिलीज हो जाते हो। बाउंडेशन आपकी फिजिकल बाउंडेशन हो, कि जो भी डिजीज है या जो भी कंडीशन जो आपको आपका जो कंफर्ट लेवल होता है या आपका जो ईजनेस होता है सेल्फ के साथ में, उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स इससे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। इन जनरल अगर लास्टली इन सब चीज़ों को हम कंक्लूड करें तो अष्टांग योग एक अपने आप में एक होल थेरेपी है,
जितनी भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में भी है, ठीक है, क्यूरेटिव में भी हेल्प करती है, और लास्टली आपका जो प्रमोशन ऑफ हेल्थ है या प्रमोटिव जो हेल्थ है उसमें भी आपको हेल्प आउट करती है। इसलिए अष्टांग योग जो है उसका थेरेपेटिक जो इफेक्ट होता है वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। कि उसके बाद में एक सिंगल उसमें कहा जाए, एक सिंगल वर्ड में, तो जो हमारी स्पिरिचुअल अटेनमेंट या जो मोक्ष की प्राप्ति है उसके स्वरूप, उसके साधन स्वरूप आप अष्टांग योग को देख सकते हैं। यानी कि आपका जो फिजिकल वर्ल्ड में जो भी आपको हेल्पफुल है, जो आपको हेल्थ प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, अष्टांग योग उसमें भी आता है, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में। और स्पिरिचुअली जो आपको अपग्रेड होने में हेल्प कर सकता है वो भी आपका आता है अष्टांग योग में। तो इस तरीके से आपका अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, जिनका आपका जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है वो इस तरीके से मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये आपका था अष्टांग योग। इसके अलावा आपको लगता है कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इससे फर्दर जो है एक दिन हम आसन के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, आसन कैसे काम करते हैं, उसकी जो जर्नल एक तरीके से फिजियोलॉजिकल आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनके बारे में बात कर लेंगे, साथ में प्राणायाम के बारे में इन डिटेल, जो हमारा क्लासिकल रेफरेंसेस हैं और जो हमारे एक तरीके से जो प्रेजेंट में हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या कैसे काम करता है वो हम देख लेंगे। इस टॉपिक पूछ सकते हैं। बेटा जो बताया गया है वो आपको समझ आ गया? बेटा जो आपको एक्सप्लेन किया गया है वो आपको समझ आ गया है क्या? यस मैम। ओके, ठीक है।